तो डाइजेशन इन स्टमक ये हम पढ़ रहे थे, ओरल कैविटी में कंप्लीट हो गया था। सेकंड, डाइजेशन ऑफ फूड, इन स्टमक। और इसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कि प्रोटीन, प्रोटीओजेज एंड पेप्टॉन्स इन पार्ट्स में पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है। ओके और बाकी अदर किसी भी मॉलिक्यूल पर, बायोमॉलिक्यूल पर, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट या न्यूक्लिक एसिड पर स्टमक के एंजाइम वर्क नहीं करते, ओनली प्रोटीन पर वर्क करते हैं। अब ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन पर पेप्सिन एंजाइम एक्ट करता है। तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स के ऊपर प्रोटीन्स को पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा। लेकिन क्या पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है? तो हम कहेंगे नहीं। तो almost all proteins except milk protein casein, except milk protein, मिल्क प्रोटीन को हम बोलते हैं केसिन। मिल्क प्रोटीन केसिन को छोड़ करके almost all proteins are partially digested in stomach by पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम लगभग सभी प्रोटीन्स को प्रोटीओजेज एंड पेप्टॉन्स में ब्रेक करता है। ओके लेकिन वो केसिन प्रोटीन जो मिल्क में मिलता है प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं केसिन प्रोटीन। उस केसिन प्रोटीन को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, केसिन प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? तो उसके लिए हम लिखेंगे रेनिन। रेनिन एंजाइम स्पेशल एंजाइम है वहां पर। लेकिन क्या पेप्सिन, ये जो एक्टिव फॉर्म है, ये पेप्सिन ऑलरेडी अवेलेबल होता है गैस्ट्रिक जूस में। हमने जो कहा था जाइमोजेनिक सेल्स, है ना, आपको अगर याद हो, परी एससीएल गोमो पहलवान के साथ जेन कार में बैठकर अर्जेंटीना की हिस्टासिरो होटल में गाना गाने गए, ऐसा हमने वहां पर बताया था। मैंने आपको याद रखने के लिए तरीका बताया था। तो एंजाइम के लिए तो जेन हमने बोला था ZEN, Z फॉर जाइमोजेनिक सेल, EN फॉर एंजाइम। ओके तो जाइमोजेनिक सेल्स क्या डायरेक्ट पेप्सिन सीक्रेट करती है? तो हम कहेंगे नहीं, पेप्सिन नहीं, वो पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है। For the digestion of proteins, zymogenic cells secrete pepsinogen, renin and gastric lipase enzymes. Gastric lipase enzymes. ओके तो तीन टाइप के एंजाइम्स यहाँ पर सीक्रेट किए जाते हैं जाइमोजेनिक सेल्स की हेल्प से। चीफ सेल जिनको हम बोलते हैं जाइमोजेनिक सेल्स को दूसरा नाम
चीफ सेल्स। जाइमोजेनिक सेल्स और चीफ सेल्स, ये पेप्सिनोजन जब भी किसी एंजाइम के सफिक्स में ओजन हो, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं पेप्सिनोजन, फिर पेनक्रियाटिक एंजाइम में हम पढ़ेंगे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो जब भी किसी एंजाइम के साथ में सफिक्स जुड़ा होगा ओजन, तो इनएक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है उसकी, जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, ओके। या फिर एंजाइम के आगे प्रो लिखा हो, ओके, एंजाइम के आगे प्रो लिखा हो, जैसे प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये जो प्रो प्रीफिक्स है या ओजन सफिक्स है, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ में आया बेटा? तो अगर किसी एंजाइम के स्टार्टिंग में प्रो लिखा है, जैसे प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हमने टर्म दिया, या फिर किसी एंजाइम के लेटर पार्ट में ओजन आया है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म है। लाइक पेप्सिनोजन, यहाँ पर ओजन सफिक्स दिख रहा है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म है। फिर ये एक्टिव कब होगा? क्योंकि ये एक्टिव होगा पेप्सिन में, तभी ये प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर सकता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, वो खुद इनएक्टिव है, तो एक्शन कैसे कर पाएगा? तो पेप्सिनोजन एक्टिव कब होता है? पेप्सिनोजन inactive form pepsin active form ये तब कन्वर्ट होगा जब HCl इसके ऊपर वर्क करेगा। तो ये एसिडिक कंडीशन में एक्टिव होता है पेप्सिनोजन, ओके। HCl की प्रेजेंस में, और पीएच चाहिए इसको 1.5 to 2। हमें पता है कि ये पीएच स्टमक में अवेलेबल हो जाता है हाईली एसिडिक HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। इसलिए पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। HCl के अदर फंक्शन भी है। HCl इतना एसिडिक है कि अगर फूड के साथ में कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो पहले तो सलाइवा उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्लाइटली एसिडिक है, हाईली एसिडिक नहीं है। इसलिए अगर कुछ फूड के साथ में बचे हुए अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो स्टमक के अंदर, वहां पर स्टमक के अंदर कौन उनको किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? HCl, ओके। तो ये माइक्रोबाइसिडल भी है HCl, ओके। HCl also act as microbicidal, ओके। माइक्रोबाइसिडल मतलब माइक्रोब्स को किल करने वाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाला। जहां पर भी साइड सफिक्स लग जाए उसका मतलब होता है किलिंग। जैसे इंसेक्ट को मारने वाले जो केमिकल है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंसेक्ट को मारने के लिए जो हम केमिकल यूज करेंगे उनको क्या बोलते हैं हम? फार्मर अगर किसी इंसेक्ट को पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाले को क्या कहेंगे? पेस्टिसाइड, ओके, यस। तो उनके सफिक्स में साइड आ रहा है ना, साइड का मतलब होता है किलिंग, किल करने वाला। तो माइक्रोबाइसिडल, ये साइडल यहाँ पर से आया है, वो साइड से,
तो माइक्रोब्स को किल करने वाला केमिकल। तो ये HCl माइक्रोबाइसिडल प्रॉपर्टी का है, ये माइक्रोब्स को किल कर सकता है। तो फूड में जो मैक्सिमम अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उनको किल करने का काम करता है, लेकिन ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाता। फूड के साथ में आने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल नहीं कर पाता। उनमें से एक है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करवाता है। फिर इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर डिसीज जब पढ़ेंगे ना, अभी यहाँ पर डिसीज और डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, लास्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। ये HCl सभी माइक्रोब्स को नहीं मार पाता खाने में जितने हैं। अगर ये सबको मार पाता तो फिर फूड पॉइजनिंग नहीं होती, या फिर फूड से किसी को टाइफाइड का कंटामिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही टाइफाइड जाता है एक से दूसरे में। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाता, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। अब ये पेप्सिन एक्ट करता है फिर प्रोटीन्स पर और उनको ब्रेक करता है। तो मिल्क प्रोटीन केसिन को कौन एक्ट करता है? तो मिल्क प्रोटीन केसिन पर रेनिन एंजाइम एक्ट करता है। रेनिन एंजाइम एक्ट करेगा एसिडिक पीएच पर। ओके, मतलब उसको उसके लिए भी पीएच 2 के अराउंड चाहिए। ओके, उसके लिए भी पीएच 2 के अराउंड चाहिए वहां पर, मतलब एसिडिक पीएच चाहिए। और इस एसिडिक पीएच के कारण फिर केसिन को वो पेप्टॉन्स और प्रोटीओजेज में तोड़ पाएगा। प्रोटीओजेज मतलब लार्ज फ्रेगमेंट पॉलीपेप्टाइड्स के, एंड पेप्टॉन्स, पेप्टॉन्स मतलब कल लिखा था हमने स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जिनका पूरा मिक्सचर होगा, तो मिक्सचर ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, उनको हम पेप्टॉन्स कहते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर क्या आप एक बार शॉर्ट में पढ़ा समझा सकते? क्यों बेटा, आप अभी आए क्या क्लास में? आप अभी आए क्या बेटा क्लास में? सर क्या आप सेकंड पॉइंट के बाद से चालू कर सकते हो? सेकंड और थर्ड और फोर्थ, एक्चुअली नेटवर्क इशू था तो मिस हो गया। बेटा इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। ओके, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा नाइट तक। जो आपके अभी तक के वीडियो बाकी है मंडे से, वो सभी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आज नाइट तक सेंड कर पाऊँ। ओके, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, तो रिपीट करके वहाँ पर वीडियो ही मिल जाएगा, तो उसमें आपको मिल ही जाएगा उसमें। और फिर नहीं समझ में आएगा कुछ तो फिर से पूछ लेना। ओके, चलो यहाँ तक हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया क्या? यस सर। ओके, अब मिल्क प्रोटीन को ही रेनिन डाइजेस्ट करता है, इसलिए ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप वालों में ज्यादा मिलेगा। जो इन्फेंट होते हैं उन इन्फेंट्स में ज्यादा मिलेगा रेनिन, क्योंकि इन्फेंट्स में मिल्क सीक्रेट हो, मिल्क जो है वो कंज्यूम करते हैं ज्यादा, है ना, फूड के फॉर्म में। अगर कोई इन्फेंट 3 मंथ ओल्ड है, केवल 3 महीने का बेबी है कोई, तो उसका खाना क्या होगा? क्या खाता होगा वो? बस ओनली मिल्क कंज्यूम करता होगा, है ना,
क्योंकि मदर के मिल्क पर ही उसको 6 मंथ तक रहने का बोलते हैं डॉक्टर। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर कोई 3 मंथ ओल्ड बेबी है, 4 मंथ ओल्ड है, 5 मंथ ओल्ड है, 6 मंथ ओल्ड है, तो उसका मेजर फूड है मिल्क। ओके, मतलब वो मिल्क प्रोटीन केसिन आ रहा है उसके पास में ज्यादातर, इसलिए वो रेनिन का यूज करके उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे ही जनरली दूध वहां पर कंज्यूम करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी डाइट में दूध का अमाउंट कम कम होता जाता है और दूसरे दूसरे फूड मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ते जाते हैं, रोटी, चावल, दाल, ठीक है, इस तरह के वो सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पर आते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये अलग अलग प्रोडक्ट, इनमें अलग अलग तरह के प्रोटीन रहते हैं। इनमें थोड़ी मिल्क प्रोटीन केसिन मिलेगा। ओके, इनमें अलग अलग तरह के प्रोटीन मिलेंगे। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन फिर अब पेप्सिन ब्रेक करेगा। क्लियर? तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी, मतलब बचपन से लेकर तो एडल्सन या एडल्ट तक, तो तब रेनिन कम सीक्रेट होता रहता है। ओके, क्योंकि मिल्क प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में आ रहा है। ओके, अदर प्रोटीन ज्यादा आ रहे हैं तो पेप्सिन ज्यादा सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ऐसा कभी कभार आपको यहीं पर एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, रेनिन कब ज्यादा सीक्रेट होता है, तो आप कहोगे इन्फेंट्स में सबसे ज्यादा सीक्रेट होगा, फिर उसके बाद में जो चाइल्डहुड में जो है वहां पर सीक्रेट होगा किसी भी ह्यूमन बीइंग के, एडल्सन में कम और एडल्ट में तो और भी कम। कुछ कुछ लोग देखे होंगे आपने कि जो मिल्क को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। किसी ने कुछ ऐसे किसी पर्सन के बारे में सुना है? मैं नाम नहीं पूछूंगा कि कौन है क्या है, लेकिन कभी सुना है क्या कि नो सर। वो एक पर्टिकुलर पर्सन है और वो मिल्क से रिलेटेड चीजों को पचा नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता? हाँ, तो 2 लोगों ने रिप्लाई दिया, गुड। ठीक है, तो कुछ लोग मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनसे रिलेटेड जो है वो, मतलब उनमें लैक्टोज शुगर, मिल्क की जो शुगर होती है लैक्टोज, उनको वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उनसे रिलेटेड हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे वहां पर, लैक्टोज इंटॉलरेंस। वो लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो लैक्टोज के लिए इंटॉलरेंट होते हैं, लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मिल्क कंज्यूम नहीं करते। और मिल्क कंज्यूम किया तो उनमें गैस बनने लगेगी, क्योंकि उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ओके, उनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाता जो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए काम आता है। उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और CO2 बढ़ती है, वहां पर गैस होती है। ठीक है, तो इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है उन लोगों को अगर वो मिल्क कंज्यूम करेंगे ज्यादा तो। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस इतना है कि मिल्क को अवॉइड करना पड़ता है उन लोगों को, मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। ओके, अब स्टमक में जो प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन डाइजेस्ट हुए, पार्शियल प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। कार्बोहाइड्रेट में 30 to 40% स्टार्च का डाइजेशन ओरल कैविटी में हुआ था। ओके, 60 to 70% अभी भी वैसे ही बाकी है। पूरा कार्बोहाइड्रेट बाकी का फैट पूरा बाकी है, न्यूक्लिक एसिड्स बाकी है डीएनए आरएनए डाइजेस्ट होने की। तो ये सभी मटेरियल अब स्टमक से पाइलोरिक स्फिंक्टर से, पाइलोरस वाले पार्ट से, पाइलोरस स्फिंक्टर के थ्रू अब जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ओके, तो ये जो पूरा पार्ट है, फूड जो एसिडिक HCl के साथ में रिलीज होगा ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम एक स्पेशल टर्म देते हैं फूड आफ्टर
आपको विजिबल है ना बेटा जो लिखा है वो? हाँ, फूड आफ्टर partial digestion of proteins in stomach now enters into duodenum part of small intestine. Duodenum part of small intestine which is acidic and called as, इस फूड को हम क्या कहते हैं? एसिडिक काइम and called as acidic काइम. ओके, तो स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको हम काइम कहते हैं और काइम एसिडिक नेचर का है. HCl के मिक्स होने के कारण वो एसिडिक नेचर का है, तो एसिडिक काइम. ठीक है, ध्यान रखना. अभी हम काइम बोल रहे हैं, आगे अब्जॉर्प्शन के टाइम पर हम एक टर्म यूज करेंगे काइल. ओके, तो काइल मिल्किश मतलब व्हाइटिश फैटी सब्सटेंसेस होते हैं. फैट होता है डाइजेस्टेड फैट जो अब्जॉर्ब होगा विलाई के अंदर, और स्पेशल विलाई लैक्टियल होती है जो फैट को अब्जॉर्ब करती है. विलाई ऐसे सभी फूड का अब्जॉर्प्शन करेगी, लेकिन ऐसी स्पेशल विलाई, ऐसी स्पेशल विलस, सिंगल को विलस कहेंगे, ऐसा स्पेशल विलस जो फैट के अब्जॉर्प्शन के लिए बना है, उसमें एक स्पेशल वेसिकल होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल. हम विलस का स्ट्रक्चर भी देखेंगे. तो वो फैट को अब्जॉर्ब करता है, उसको हम बोलते हैं काइल. तो याद रखना, काइल ये फैट अब्जॉर्प्शन के टाइम पर टर्म यूज करते हैं, और काइम ये स्टमक से निकल रहा फूड जो इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस फूड के लिए टर्म यूज करते हैं एसिडिक काइम. ओके, कभी कभार आप छोटा सा ये एम और एल में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए बता रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं. एसिडिक काइम, अब एसिडिक काइम है, एसिडिक है, तो ये इसमें HCl है मतलब. तो हमने देखा था कि स्टमक की वॉल ना जले HCl के कारण, इसलिए स्टमक में क्या हुआ था HCl के पहले? स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ था? क्या बेटा? तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है ना. जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्लियर. सर म्यूकस. वेरी गुड. म्यूकस सिक्रेट किया गया था, गॉबलेट सेल्स ने म्यूकस सिक्रेट किया था, तो इसलिए स्टमक की वॉल नहीं जली. तो अब जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में ड्यूडेनम में आ रहा है, वो भी एसिडिक है, इसमें भी HCl मिला हुआ है. ओके, तो अब ये जब ड्यूडेनम में जाएगा तो ड्यूडेनम की वॉल को बर्न कर सकता है. ओके, तो इसके लिए ड्यूडेनम में भी म्यूकस सीक्रेट होना चाहिए. टू न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम, to neutralize acidic chyme, duodenum
कंसिस्ट ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, ड्यूडेनम के पास में स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड, और ग्लैंड है मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेगी, ब्रूनर्स ग्लैंड whose goblet cells, इसके पास में भी कौन सी सेल है ब्रूनर ग्लैंड के पास, गॉबलेट सेल, यस गॉबलेट सेल, और गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस, म्यूकस। स्टमक में भी गॉबलेट सेल थी और उन्होंने गॉबलेट, स्टमक की गॉबलेट सेल्स ने वहां पर म्यूकस सीक्रेट किया था। ये ड्यूडेनम की ब्रूनर्स ग्लैंड है और ब्रूनर ग्लैंड में जो सेल्स है उनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। तो ये उस गॉबलेट सेल्स सीक्रेट म्यूकस in initial part of duodenum, initial part of duodenum। ड्यूडेनम के इनिशियल पार्ट में ब्रूनर्स ग्लैंड लार्ज क्वांटिटी में है, उनकी गॉबलेट सेल्स लार्ज क्वांटिटी में है, इसलिए वहीं पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में म्यूकस सीक्रेट होगा, और वहीं पर जो एसिडिक काइम आ रहा है स्टार्टिंग में वो वहीं पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब वो न्यूट्रलाइज हो गया तो आगे आगे कोई खतरा नहीं है, एसिडिक रहता तो फिर आगे के पार्ट को वो बर्न कर सकता था। ठीक है, तो ध्यान रखना ड्यूडेनम के स्टार्टिंग में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है और ब्रूनर्स ग्लैंड की जो गॉबलेट सेल्स है वो म्यूकस सीक्रेट करती है, मतलब अल्टीमेटली ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। क्यों, एसिडिक काइम को, मतलब जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टार्ट होगा, लेकिन इसी ड्यूडेनम वाले पार्ट में अभी हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट भी ओपन होने वाली है। तो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट opens into duodenum part of small intestine, duodenum, and duodenum में ओपन होकर के क्या करती है ये, and it releases हिपेट से, लीवर से क्या रिलीज करेगी, बाइल जूस, यस सर भाई, एंड पेनक्रियास से क्या रिलीज करेगी, पैंक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। ओके, तो इस तरह से लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों तरह के जूसेस हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में लेकर के आती है। तो देखो अब ड्यूडेनम में खाना भी आ रहा है एसिडिक काइम स्टमक से, और वहीं पर डाइजेशन के लिए बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले फूड के ऊपर बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करेंगे, मतलब फिर लेटर जब जो जेजुनम में जाएगा तब हम इंटेस्टाइनल जूस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो intestinal epithelial cells, intestinal epithelial cells of jejunum part, सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का हम पढ़ चुके हैं, जेजुनम पार्ट secretes intestinal juice। ओके, ये इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है, ये फाइनल डाइजेशन करवाता है। तो पहले बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस एक्ट कर जाएंगे और फिर बाकी जो बचे पार्ट है उनके ऊपर इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करेगा और इस तरह से फाइनल डाइजेशन हो जाएगा। इंटेस्टाइनल जूस को अनदर टर्म भी देते हैं हम, सबकस एंटेरिकस, सबकस
entericus. Okay, intestinal juice is also termed as succus entericus. इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक सभी डाइजेस्टिव जूस कंप्लीट हो जाते हैं। इलियम में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं सीक्रेट होगा, इसलिए वहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता। जेजुनम तक सब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जेजुनम और इलियम में विलाय मिलते हैं, विलाय अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जाता है ओनली, जो फीकल मटेरियल में चेंज होने के लिए, फीसस में चेंज होने के लिए जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Sir, can you explain the third point? Sir, Come again, can you beta. explain third point? Can you Third explain point. what? Third point. Third point. Hepatopancreatic. हाँ, थर्ड ये ना बेटा, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट वाला। Yes. थर्ड Yes. हाँ, तो हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, हिपेट इट मींस लीवर, पेनक्रियाट मतलब पेनक्रियास से रिलेटेड। तो ऐसी डक्ट जो लीवर और पेनक्रियास दोनों से आई है, तो हमने लीवर का जब डायग्राम बनाया था तब हमने वहां से लीवर से जो डक्ट निकाली थी, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, फिर उनको मर्ज करके कॉमन हिपेटिक डक्ट, फिर गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट के साथ में उसको जोड़ा था और उसको कॉमन बाइल डक्ट बोला था। फिर कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, फिर आगे जाकर के पेनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ वर्संग, मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ में जुड़ जाती है और फिर उसको हमने बोला था हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो ट्यूडेनम पार्ट में ओपन होती है। ओके, तो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेट वाला जो पार्ट है वो लीवर, मतलब लीवर से बाइल जूस आ रहा है, और पेनक्रियास वाला पार्ट पेनक्रियाटिक जूस दे रहा है। तो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में बाइल जूस भी और पेनक्रियाटिक जूस भी साइमल्टेनियसली वहां पर जाएगा, ठीक है। और ये कहां पर ओपन हो रही है वो डक्ट? ड्यूडेनम में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जो सी शेप वाला पार्ट हमने बनाया था उसमें ओपन हो रही है। क्लियर? तो वहां पर वो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों देगी स्मॉल इंटेस्टाइन को। समझ में आया क्या बेटा थर्ड वाला पॉइंट? फिर क्या बेटा? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes, sir. गुड। तो फूड जो न्यूट्रलाइज हो चुका है अब ब्रूनस ग्लैंड के म्यूकस से ड्यूडेनम में पहुंच चुका है, और अब उसके ऊपर पहले पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और लास्ट में इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस एक्ट करने वाले हैं। इसलिए स्टमक के बाद में नंबर 3 हम लिखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। All types of biomolecules, yeah, all types of nutrients are completely digested here. The complete digestion of nutrient nutrients, that is carbohydrates, fat, proteins and nucleic acids। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिनरल एंड विटामिन ये दो न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन नहीं होता। स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था डाइजेशन ओनली ये 4 टाइप के न्यूट्रिएंट का होता है,
कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो इन ओनली 4 बायोमोलिक्यूल्स का ही डाइजेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो जो एसिडिक काइम ड्यूडेनम में आकर के न्यूट्रलाइज हुआ था, उस काइम में, उस फूड मटेरियल में अब जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होगी, उन कार्बोहाइड्रेट पर पहले सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस वर्क करेगा, क्योंकि बाइल जूस कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं होता। बाइल जूस का एक ही काम है डाइजेशन में, फैट का इमल्सिफिकेशन। ओके, मतलब लार्ज फैट ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में लिपिड्स में तोड़ना, मतलब फैट को लिपिड में तोड़ना। ठीक है, बड़ी फैट ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट में, मतलब लिपिड्स में तोड़ना, ट्राइग्लिसराइड में तोड़ना। ये बस बाइल जूस का फंक्शन पढ़ेंगे हम। बाइल जूस केवल इसके टाइम पर यूज करना है, फैट के इमल्सिफिकेशन के टाइम पर। डाइजेशन भी नहीं करता हो, बड़ी फैट ड्रॉपलेट को छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ता है बस। कैटाबॉलिज्म नहीं करता, मतलब ब्रेक डाउन करता है लेकिन कैटाबॉलिज्म नहीं करता। तो स्टार्टिंग में केवल पेनक्रियाटिक जूस वर्क करेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पर। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, अब यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम वर्क करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि पेनक्रियाटिक जूस में ऑल 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स मिलते हैं। ओके, ऑल 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट पर भी वर्क करने वाले, एक्ट करने वाले एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं, फैट पर भी, न्यूक्लिक एसिड पर भी और प्रोटीन पर भी। इसलिए पेनक्रियाटिक जूस को हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। एक जगह पर लिख लेना, pancreatic juice is termed as complete digestive juice। इसका रीजन क्या है? इसमें ऑल 4 बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इन चारों पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स मिलते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कोई क्वेश्चन आता है कि which digestive juice is termed as complete digestive juice, then आपको आंसर देना है पेनक्रियाटिक जूस। ओके, तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पर किस तरह से पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा। तो सबसे पहले पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम होता है, जो 70%, 60 to 70% जो स्टार्च बची थी ओरल कैविटी में, केवल 30 to 40% स्टार्च डाइजेस्ट हुई थी। 60 to 70% जो स्टार्च बची है फूड में, उसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज, मतलब पेनक्रियाटिक जूस में मिलने वाला अमाइलेज, जिसको बोलते हैं अल्फा अमाइलेज, ये अल्फा बॉन्ड को ब्रेक करता है, इसलिए अल्फा अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज इसको ब्रेक करेगा लैक्टोज में, सॉरी माल्टोज में। आकर के हमने स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक किया था ना, क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज के मेनी यूनिट से मिलकर बना है। और ये अमाइलेज क्या करते हैं? दो ग्लूकोज को एक साथ में तोड़ते हैं। तो 2 ग्लूकोज का ग्रुप मतलब माल्टोज। माल्टोज डाइसैकेराइड है और स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड, मेनी शुगर से मिला है, इसलिए स्टार्च तो पॉलीसैकेराइड है। ये अल्फा अमाइलेज की एक्शन से डाइसैकेराइड, ग्लूकोज ग्लूकोज 2 यूनिट है, ये हो गया डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में ब्रेक हुआ।
ओके, ये माल्टोज में ब्रेक कर देगा। ये अमाइलेज एंजाइम है यहाँ पर। ऐसा ही सेकंड है फैट का डाइजेशन। इनके लिए एक एक एंजाइम है दोनों के। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए इसके पास पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, फैट के डाइजेशन के लिए लिपेज। यस, ठीक है, उसको लाइपेज बोलेंगे। लाइपेज। ओके, लिपिड के ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज, तो पेंक्रियाटिक लाइपेज है यहाँ पर। ओके, गैस्ट्रिक लाइपेज हमने पढ़ा था स्टमक में, तो वहां पर वो एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लाइपेज एंजाइम तभी वर्क करते हैं जब इमल्सिफाइड फैट हो, और इमल्सिफिकेशन करना है फैट का तो बाइल जूस चाहिए। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज के लिए फायदा ये हो जाएगा कि पेंक्रियाटिक जूस के साथ साथ में बाइल जूस भी आता है, दोनों साइमल्टेनियसली रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और जब दोनों एक साथ में एंटर करेंगे ड्यूडेनम में, तो जो फैट है उसके साथ में बाइल जूस पहले इमल्सिफिकेशन कर लेगा। तो फैट डाइजेशन में जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, उसका इमल्सिफिकेशन होगा। बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट है उनकी हेल्प से, और ये अब उनको स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में ब्रेक करेंगे। स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, ओके, जिनको हम लिपिड कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स कहेंगे। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब फैट में ऐसा होगा, वहां पर एक लिपिड में एक ग्लिसरॉल होता है, ओके, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड की चेन। ओके, ग्लिसरॉल बहुत ही सिंपल है। ग्लिसरॉल ये है CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, ओके, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल है, ओके। अगर आपको ग्लिसरॉल सिंपल है। एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप निकालते जाते और एक एक फैटी एसिड की चेन लगाते जाते हैं। 3 फैटी एसिड की चेन लगा देंगे तो हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड या ट्राइअसाइल ग्लिसराइड। ये इसके साथ साथ में एक एक फैटी एसिड की चेन लगा देंगे तो बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड, एक लिपिड बन जाएगा। वो लार्ज की फैट ड्रॉपलेट को छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट ग्लिसराइड्स में उसको ब्रेक करेंगे, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी, और इमल्सिफिकेशन हो जाने पर अब पेंक्रियाटिक जूस का पेंक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड मतलब लिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स, और आप इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम लिपिड। एक एक लिपिड मॉलिक्यूल में ब्रेक कर। तो अब लिपिड में एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड की चेन होती है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ट्राइग्लिसराइड। तो अब इंडिविजुअल ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर एक एक पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम, सिंगल एंजाइम एक एक लाइपेज पर, एक एक लिपिड पर, एक एक ट्राइग्लिसराइड पर एक्ट करेगा। तो इंडिविजुअल ट्राइग्लिसराइड को एक एक पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम ब्रेक करेगा। लाइपेज इस एंजाइम के लिए सफिक्स है, और लिपिड का हमने LIP लिया है वहां पर, तो लिपिड को ब्रेक करने वाला एंजाइम लाइपेज बोलते हैं। तो इसमें ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड की चेन है, ये ट्राइग्लिसराइड। ये लाइपेज क्या करेगा, जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड की चेन होती है, ओके, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड की चेन होती है, तो उन 3 चेन में से एक चेन को निकाल देगा, ठीक है। एक बार एक लाइपेज केवल एक चेन को निकाल सकता है वहां पर फैटी एसिड की। तो
तो अब ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे बेटा? 3 चेन थी तब ट्राइग्लिसराइड बोल रहे थे, अब एक चेन निकाल दी फैटी एसिड की, तो क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को फिर? Diglycerides. वेरी गुड, डाइग्लिसराइड। तो ये डाइग्लिसराइड बचेगा प्लस एक फैटी एसिड की चेन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो डाइग्लिसराइड मतलब क्या है? डाइग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड की चेन है। अब आगे इंटेस्टाइनल लाइपेज इसको 2 बार में एक बार में निकाल लेगा, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज इंटेस्टाइनल जूस के टाइम पर पढ़ेंगे। अभी हम फैट का डाइजेशन यहाँ पर इस तरह से हुआ, डाइग्लिसराइड और एक फैटी एसिड में टूटा है, तो कंप्लीट डाइजेशन दिखाना है हमको, तो इंटेस्टाइनल जूस इनके ऊपर वर्क करेगा, माल्टोज और सब आगे हम पढ़ेंगे। तो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस की एक्शन देख रहे हैं हम पहले। तो इतना क्लियर है सबको? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में माल्टोज वगैरह ही बन गया है, और फैट के डाइजेशन में ड्यूडेनम में डाइग्लिसराइड तक बन रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। डन? Yes, sir. गुड। अब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस की हेल्प से, और प्रोटीन का डाइजेशन पैंक्रियाटिक जूस की हेल्प से। इसके लिए मोर देन 1 एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, इसलिए उसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कौन कौन से एंजाइम पहले तो पैंक्रियाटिक जूस में, और कौन से प्रोटीन के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए, उसके लिए फिर देन इंटेस्टाइनल जूस। तो ये हमारा कल का पोर्शन है, कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग को कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं बोली ना बेटा अभी? No. ओके, ठीक है। तो आप लेकिन प्रिपेयर करना शुरू कर देना डाइजेस्टिव सिस्टम को। ओके, जो स्टूडेंट नए आए हैं उनके लिए मैं आज कल में मतलब संडे तक सभी लेक्चर, अभी तक के जो मंडे से लेकर अभी तक के जो बाकी है वो सभी लेक्चर्स के वीडियो में आपके ग्रुप पर भेज दूंगा। ओके, कोशिश करूंगा आज ही सारे लेक्चर भेज पाऊँ। ठीक है, तो उससे रिवीजन करना शुरू कर देना, और ये आपका जब भी बायोलॉजी का टेस्ट होगा तो ये आपका टॉपिक आएगा, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पर आपका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव, इसलिए आप ऑनलाइन प्रिपेयर करना शुरू कर देना। तो मल्टीप्लिकेशन टेस्ट रहता क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला रहेगा, हाँ, ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यूज रहता है या नहीं रहता, यही पूछना वाले थे ना आप? क्या बोल रहे थे बेटा? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस ठीक है सर। रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक ट्रू रहेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहता है तो ही हम वहां पर उसको आंसर प्रॉपर दे पाते हैं। हाँ सर। ठीक है बेटा, ओके, Yes, बाय, sir. टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा। यस बेटा। सर उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? आपकी अभी फर्स्ट टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते हैं बेटा, लेकिन एक बार फिर भी बघेल सर जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में डिसीजन लेंगे, इसलिए बघेल सर से एक बार कंफर्म कर लेना, जब भी उन्होंने बोला कि टेस्ट है आपका तब तब पूछ लेना। ठीक है, मैं तो Okay. आपको इसलिए अवेयर करवा रहा हूँ क्योंकि जब भी टेस्ट होगा तो बायोलॉजी में ये फर्स्ट चैप्टर आएगा आपका, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, इस पर मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, इसलिए आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो अच्छे Yes, से, sir. रिवीजन करना। और ठीक है, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा इस चैप्टर के ऊपर, जिससे कि आप उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं। Bye, sir. बाय बेटा।